Welcome back class 7. This is your SST lecture. चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे हम. देखिए हम SST में हम काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. चैप्टर्स के हार्ड वर्ड्स मैंने आपको भेज दिए थे. सेकेंड चैप्टर के आगे का पार्ट मैं आपको जल्दी सेंड कर दूंगी. उसके बाद आपको चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करके मुझे सबमिट करना है. So chapter number 3, the movements of earth and major landforms. देखिए इससे पहले हमने अर्थ के स्ट्रक्चर को जाना था. अर्थ कैसे बना हुआ है, किस किस चीज से बना हुआ है, उसमें क्या क्या शामिल है, अर्थ कैसे वर्क मतलब अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, उन लेयर्स में क्या क्या है, उन लेयर्स को कैसे स्टेबलाइज किया गया है, कितना प्रेशर, कितना लिक्विडिटी, कितना मैग्मा, कितना मिनरल्स, कितने मेटल्स, ये सब हमारे अर्थ में अंदर स्टोर्ड है और कितनी कितनी लेवल तक कौन सी चीज जाती है. जैसे कि हमने पढ़ा था क्रस्ट कितने लेवल तक रहती है, अप टू 40 किलोमीटर्स. फिर उसके बाद 2900 किलोमीटर्स तक हमारा मेंटल रहता है. उसके बाद 3000 प्लस में हमारा कोर रहता है जिसमें टोटल आयरन एंड निकल होता है. अब देखिए ये तो हमारा था अर्थ का कंस्ट्रक्शन, अर्थ का बेस, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ है. अब हम बात करेंगे अर्थ के मूवमेंट की, अर्थ के हिलने की प्रोसेस की और उसकी मेजर लैंड फॉर्म्स. कौन कौन सी उसकी लैंड की फॉर्म्स होती हैं. देखिए अर्थ जो होती है वो लगातार रिवॉल्व हो रही है. ठीक है, सन के रिवॉल्व हो रही है. उसके पास खुद की ग्रेविटेशनल पावर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से हर चीज वहां यहाँ अर्थ पर स्टेबल है, अर्थ पर जमीन पर टिकी हुई है. वरना हम जैसे मून में ऐसे एक स्टेप लेते काफी ऊंचा चला जाता है ना इंसान या कोई भी चीज हवा में तैरती हुई नजर आती है, वैसा अर्थ पे क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी मतलब एक चुंबक की तरह हमें अर्थ के कोर से एक चीज अपनी तरफ खींच कर रखती है, बांध कर रखती है. वरना सोचो कुछ भी चीज स्टेबल नहीं होती, ना हम खुद, ना कोई सामान, और लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती. ठीक है, अर्थ जो होता है उसमें बहुत सारे तरीके के मूवमेंट होते हैं. कुछ मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनोज एक्सेट्रा. ये कुछ अर्थ के मूवमेंट है. ठीक है, इन 3-4 चीजों के जरिए अर्थ अपना मूवमेंट करती है. लेकिन ये मूवमेंट कहलाते हैं सडन मूवमेंट. सडन मूवमेंट, ये वाले मूवमेंट्स क्या कहलाते हैं? सडन मूवमेंट. जैसे कि आया और खत्म हो गया. अर्थक्वेक आता है, आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो तो कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स के लिए ही होता है अर्थक्वेक. ऐसे नहीं है कि 1 घंटे तक अर्थक्वेक आए जा रहा है, ऐसे तो दुनिया तबाह हो जाएगी. तो कुछ सेकेंड्स के लिए या कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट्स के लिए अर्थक्वेक सस्टेन करता है. और ये मूवमेंट कैसे होता है? अचानक से होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं सडन मूवमेंट्स. लेकिन कुछ अर्थ के अंदर ऐसे मूवमेंट्स होते हैं. ये तो अर्थ के बाहर होते हैं. ठीक है, अर्थक्वेक हमें फील हो रहा है. ठीक है, लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो अर्थ के अंदर की जो सतह हैं, जो सरफेसेस हैं, उनके अंदर कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स. और ये अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा, ये मान लीजिए हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है और फिर ये कोर है. ठीक है,
क्रस्ट, मेंटल और ये कोर। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं इस तरह से एक दूसरे में सिमट करके, और जो मॉल्टन एरिया है, जो पिघला हुआ पार्ट है, इसमें जब हलचल होती है, इसमें जब चेंजेस होते हैं और इसमें जब चेंजेस होते हैं, तब वो कहलाते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ये अर्थ के अंदर होते हैं और कोई बहुत ज्यादा हमें ना तो हमें फील होते हैं और ना ही हमें इनका पता चलता है। और ये कब कब होते हैं? ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। यहां से अब कोई चीज मूव करने लगी, जैसे मान लीजिए ये एक पार्ट है, ठीक है, अब ये बहुत स्लो, बहुत ज्यादा स्लो, इतना स्लो कि हमें आंखों से दिखाई भी नहीं दे सकता, इतना धीरे धीरे मूव करते 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 अपनी जगह को चेंज कर लेती हैं, ठीक है। ये होता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स। अब देखिए, मूवमेंट को हमने दो तरह से डिवाइड किया है। ठीक है, एक है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और एक है वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है वो अर्थ की क्रस्ट पर होता है और उस मूवमेंट की वजह से हॉरिजॉन्टली फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन होता है। ठीक है, आप देखिए, फर्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। सबसे पहली चीज, ये अर्थ की क्रस्ट पर होता है, मतलब सबसे ऊपर वाले पार्ट पे। ठीक है, सेकंड, ये कहां कर होता है? हॉरिजॉन्टली। अभी मैं आपको पिक्चर से समझाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मैंने आपको बताया था, ये हॉरिजॉन्टली होता है और ये वर्टिकली होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली होता है और ये वर्टिकली होता है। तो अभी हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, इसकी वजह से क्या बनता है? माउंटेन्स। इस और ये क्रैक्स और फॉल्ट ला देता है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, ये 4 पॉइंट है इसके, हमें ये पढ़ना है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है वो होता है अर्थ की क्रस्ट पे, सबसे ऊपर वाली सतह पर। ठीक है, ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल और ये हमारा कोर। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है वो यहां हो रहा है अर्थ की सतह पर। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ऐसे लंबाई में हो रहा है। ठीक है, यूं। आप देखिए, सबसे पहले अर्थ की क्रस्ट पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है और इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन होता है। देखिए, जब ये मूवमेंट करता रहता है तो यहां से अर्थ सरफेस जो होता है वो ऊपर उठने लगता है और फिर वो धीरे धीरे करके एक, जहां तक ये जाता है वहां तक इस मूवमेंट की वजह से एक स्कल्पचर ऊपर की तरफ आ जाता है और माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसकी वजह से नेक्स्ट है कि इसकी वजह से क्रैक्स और फॉल्ट आ जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में। अब देखिए, जब यहां से टूटेगा, बिखरेगा, यहां से धीरे धीरे फॉर्मेशन ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये पार्ट क्या होगा? टूटेगा और बिखरेगा ही सही, इसके आसपास वाला पार्ट भी यहां से यहां तक मान के चलो आप कि पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब हम किसी जगह पर गड्ढा खोदते हैं तो उसके आसपास भी तो थोड़ा सा डैमेज होता है, सेम चीज यहां पर होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, जो है वर्टिकल मूवमेंट। अब हम बात करेंगे वर्टिकल मूवमेंट की। ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट सबसे पहले तो होता है वर्टिकली, और इसकी वजह से जो एरिया अपलिफ्ट होता है वो, उसको हम, जो एरिया ऊपर की तरफ उठता है उसको हम कहते हैं अपलिफ्ट, और जो एरिया नीचे की तरफ सिंक हो जाता है वो उसको कहते हैं सबसिडेंस।
These vertical movement of the earth have formed the plateaus. These movements do not disturb the layer of the rocks. ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मूवमेंट की। अब मूवमेंट होगा इस तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है। पहले मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा था। अब देखिए, क्रस्ट में जब वर्टिकल मूवमेंट होता है तो ये वर्टिकली अकर होता है, ऊपर से नीचे अकर होता है, और इसमें नो डैमेज, कोई डैमेज नहीं होता क्रस्ट को, डैमेज नहीं होती है क्रस्ट। इसमें क्या होता है, प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं। आप देखिए कैसे बताती हूं मैं। जब यहां मूवमेंट होता है लगातार अंदर की तरफ, तो क्या होता है, इसमें से प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है। प्लेट्यूज थोड़े छोटे होते हैं, माउंटेन्स बड़े होते हैं क्योंकि हम बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं। प्लेट्यूज होते हैं ऐसे थोड़ा सा उभार लेकर ऊपर अपने समतल एरिया, ये वाला जो एरिया था ना, वो यूं के यूं ऊपर उठ जाता है, ठीक है। यहां से यहां तक का एरिया, मान लीजिए यहां पर पूरा वर्टिकल मूवमेंट चल रहा है, तो यहां से ये थोड़ा सा ऊपर उठकर ऐसे समतल जगह बन करके वापस से ऐसे नीचे हो जाता है, तो ये हमारा बन जाता है प्लेट्यूज। अर्थ क्रस्ट को कोई डैमेज नहीं हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूज, इसमें क्या बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं। जो एरिया ऊपर उठ जाता है, अच्छा देखिए, इसके अलावा कुछ एरिया नीचे भी चला जाता है, धंस भी जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट धंस गया, ठीक है, फिर यहाँ पर वापस से प्लेट्यू बन गया और ये वाला पार्ट फिर से धंस गया, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो जो एरिया ऊपर उठा है उसको बोलते हैं अपलिफ्ट, और जो एरिया नीचे धंस गया है उसको हम बोलते हैं सबसिडेंस। सबसिडेंस, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट समझ में आ गया। वर्टिकल मूवमेंट में हमेशा प्लेट्यूज बनते हैं क्योंकि यहां पर डायरेक्ट यूं का यूं पूरा जो एरिया है वो उठ जाता है, ऊंचा उभार लेकर के बाहर आ जाता है। एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स हमारी बनी कैसे, हुआ कैसे, ये देखिए, दो तरह के फोर्स होते हैं जिनकी वजह से लैंड क्रिएट होती है। एक है एंडोजेनिक फोर्स और एक है एक्सोजेनिक फोर्स। दो तरह के फोर्स हैं, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स जो होता है वो होता है इंटरनल फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स जो होता है वो होता है एक्सटर्नल फोर्स। देखिए, इंटरनल फोर्स मतलब फोर्स जो है वो हमारे इंटरनल पार्ट से लग है, ठीक है। आपको दो तरह से डिवाइड हो रहा है, या तो सडनली वाला जो है, अभी मैंने बताया आपको अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, ठीक है, या तो सडन
वो उसमें क्या आता है? अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ठीक है, ये सडनली होता है और फिर खत्म हो जाते हैं। और कुछ फोर्स होते हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? जैसे कि माउंटेन का बनना, प्लेट्यू का बनना, अभी अभी जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, ये तो अचानक से बन जाता है। ये जो होता है इनका धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है बहुत करोड़ों सालों में, ठीक है। माउंटेन को एक दिन में बन करके निकल करके नहीं आ जाता, उसके लिए बहुत टाइम तक अंदर के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, फिर वो अर्थ क्रस्ट को या तो हॉरिजॉन्टली अफेक्ट करता है या फिर वर्टिकली अफेक्ट करता है। हॉरिजॉन्टली अफेक्ट करता है तो माउंटेन बनता है, वर्टिकली अफेक्ट करता है तो प्लेट्यू बनता है। एक्सोथेरिक फोर्स, इसमें क्या होता है? हमारे रिवर्स इसको क्या करते हैं? या तो इरोड करते हैं, इरोजन करते हैं तोड़ करके, और डिप्लीशन करते हैं, मतलब उसको धीरे धीरे छोटी चीजों में बदल देता है और फिर डिपॉजिट करता है, कहीं एक जगह ला करके इकट्ठा कर देता है। और फिर ये सब कौन करता है? रिवर्स, लेक्स, विंड, ये सब क्या करते हैं? पानी से लगातार पत्थरों को काट काट करके जो मिनरल लाना होता है, जो सॉइल बन रही है, उसको एक जगह डिपॉजिट करते जाते हैं। इस तरह से हमारी लैंड की फॉर्म्स बनती है, या तो इन सडन एक्शन से, या इन धीरे धीरे छोटे एक्शन से, या फिर एक्सटर्नल फोर्स से, बाहरी चीजों के दबाव की वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ सडन फोर्सेस अप्लाई करने वाली हमारी तक जो चीजें हैं, जो अर्थ को फॉर्म कर रही है, जो लैंड की फॉर्म्स को बना रही है। उसमें सबसे पहली चीज है हमारे पास वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या है, कैसे है, ये हम समझेंगे। A volcano is a vent or opening in the earth's crust through which molten material, ash and gases erupt suddenly from below the surface. Volcanic activity involving the extrusion of rock tends to form mountains over a period of time. देखिए, हम सब जानते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। Now let's understand how it is built and how it works. वॉल्केनो क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है? वॉल्केनो के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज तो वॉल्केनो हमेशा यहां से थोड़ा सा अपने अंदर गड्ढा लिए हुए होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मॉल्टन पार्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये लावा होता है ना, जो रेड कलर का बिल्कुल खौलता हुआ, ये वही वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसको यहाँ से लावा मिलता कहाँ से? ये पूरा अंदर गहराई में जा रहा होता है, और यहाँ से ये पूरा एक सोर्स होता है इनके पास मैग्मा का। ये पूरा पार्ट क्या है? मैग्मा, मतलब मॉल्टेन पार्ट, पिघला हुआ, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सारा मॉल्टेन पार्ट रहता है, ठीक है। अब देखिए, इससे ऊपर जो धुएं से और गर्मी से जो क्लाउड्स बन रहे हैं उनको आप बोलते
और जहां से ये बाहर निकलता है इस पार्ट को हम बोलते हैं वेंट। किसी भी चीज की ओपनिंग को हम बोलते हैं वेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया मैग्मा, ये हमारा हो गया क्रेटर, ये पार्ट जहां से बाहर निकलेगा वेंट। और ये जो ऊपर क्लाउड्स बन रहे हैं ये कहलाते हैं ऐश क्लाउड्स। ठीक है, और जिस वक्त ये लावा इस जगह बहुत ज्यादा उबलकर यहाँ से बाहर निकलने लगेगा तो ये लावा फ्लो कर देगा यहाँ से। ठीक है, ये क्या है हमारा लावा। अब देखिए ये सब क्या है, ये डिफरेंट लेयर्स हैं ऑफ ऐश एंड लावा। ठीक है, कई बार क्या होता है पहले यहाँ से ऐसे बिखर करके आया तो ये ऐश और लावा यहाँ पर जम गया। इस तरह से धीरे धीरे ऐश और लावा की लेयर्स पर लेयर्स बनने लगी। ठीक है, और अब कई बार ऐसा होता है कि ये धीरे धीरे इसको यहाँ से काट करके अंदर ही अंदर और यहाँ पर भी जगह बना लेती है। ये खुला हुआ नहीं होता ये इसका मुंह, लेकिन अगर किसी ने ये एकदम प्रेशर से यहाँ पर लावा आया और ये फूट गया तो यहाँ से भी लावा का फ्लो बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेंट। अगर किसी दिन ये फूटा तो यहाँ से सारा लावा निकल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ अ वॉल्केनो लुक्स लाइक। ठीक है, ओके, लेट मी शो दिस इन योर बुक। इस तरह से ये है, ये देखिए ये हमारा मैग्मा का चैम्बर है। यहाँ से सारा मैग्मा धीरे 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 ऊपर आ रहा है। यहाँ पर ये क्लाउड बन रहे हैं ऐश क्लाउड्स। यहाँ पर ये सेकेंडरी वेंट है, अगर ये फूटा तो यहाँ से भी लावा बाहर निकलने लगेगा। ये हमारा क्रेटर है जहाँ गड्ढा होता है और ये लावा का फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखिए वॉल्केनो के जो डिफरेंट पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से सारा लावा सप्लाई होता है। ये वेंट है, जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं हम वेंट। किसी भी चीज की ओपनिंग को हम वेंट ही बोलते हैं। जैसे कि हम एसी की जो ओपनिंग होती है उसको भी वेंट बोलते हैं। ठीक है, डक्ट्स होता है जो उनकी भी ओपनिंग होती है उनको वेंट ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रेटर, जो थोड़ा सा यहाँ पर डिप्रेशन होता है। ये जो पार्ट होता है जिसमें ये लावा भरा रहता है इसको बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, उसके बाद लावा फ्लो, ये जो लावा यहाँ से बहेगा वो लावा फ्लो कहलाता है। ठीक है, आप देखिए, ओके, देयर आर सम टाइप्स ऑफ लावास, ओ सॉरी वॉल्केनोस। ये मैं टेस्ट कर सकती हूँ सॉरी। There are some types of volcanoes. What they are, देखिए सबसे पहले हमारा एक्टिव वॉल्केनो। जो लावा से भरा हुआ वॉल्केनो है, जो हमारा वॉल्केनो को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब वॉल्केनो जो है वो टोटली लावा से भरा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए एक वॉल्केनो है, ये इसका क्रेटर है, यहाँ पर पूरा लावा फिल्ड है। ठीक है, और ये इसका यहाँ से इसका चैम्बर बना हुआ है, यहाँ से इसको मैग्मा सप्लाई कर रहा है। ठीक है, लावा सप्लाई कर रहा है। अब ये एक्टिव वॉल्केनो कब होगा, जब ये आए दिन यहाँ से लावा इरप्ट करता रहेगा। लावा इरप्ट मतलब लावा लगातार इरप्ट होता रहता है, वो हमारा होता है एक्टिव वॉल्केनो। फ्रीक्वेंटली काफी फ्रीक्वेंटली लावा इरप्ट होता रहता है, वो होता है एक्टिव वॉल्केनोस। मतलब
डॉर्मेंट वॉल्केनो। देखिए ये जो वॉल्केनो होता है ये काफी समय से, लॉन्ग टाइम से ये इरप्ट नहीं हुआ होता है, इरप्ट नहीं हुआ होता है, ठीक है, काफी टाइम हो चुका होता है, लेकिन पूरी संभावना होती है कि ये कभी भी इरप्ट हो सकता है और इसका कोई भरोसा भी नहीं होता है, ठीक है, काफी टाइम से इरप्ट हुआ नहीं है लेकिन कभी भी इरप्ट हो सकता है, तो हम इसे स्लीपिंग वॉल्केनो भी बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड पार्ट है हमारा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये वो वॉल्केनोस होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, इनमें शेप भी होता है वॉल्केनो का, है ना, क्रेटर भी होता है, लेकिन या तो यहाँ पर लावा नहीं होता, नो लावा, ठीक है, या फिर क्या होता है बहुत माइन्यूट लेवल का लावा अवेलेबल होता है और वो भी बिल्कुल भी गर्म नहीं होता और इससे पता चलता है कि वो इरप्ट नहीं होने वाला, ठीक है, और उसके अलावा वो काफी टाइम से, बहुत ज्यादा समय पहले से लेकर के अब तक कभी भी इरप्ट नहीं हुआ होता है, तो हम उसे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो मान लेते हैं कि मतलब अब वो वॉल्केनो वापस से एक्टिव नहीं होगा, वापस से उसमें कोई लावा फ्लो नहीं होगा और उसके आसपास रहने की भी इजाजत होती है और लोग यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो लावा वॉल्केनोस को विजिट भी करवाती हैं, तो इस टाइप के वॉल्केनोस को ज्यादा विजिट किया जाता है या फिर इस टाइप के वॉल्केनोस को विजिट किया जाता है। ये थोड़ा मुश्किल है, मगर ठीक है ये भी करवा देती है कुछ कंट्रीज, लेकिन यहाँ पर जाना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड होता है, एक्टिव वॉल्केनोस के पास जाना अलाउड नहीं होता है। Okay, now we will talk about earthquakes. earthquake क्या होता है? एक अचानक से जमीन में आए कंपन को, जिसमें हम अर्थ को हिलता हुआ महसूस करते हैं, अर्थ शेक होती है, अर्थ की शेकिंग होती है, ऐसे पूरा अर्थ हिल जाती है, ठीक है। ये जो होता है ये अर्थ के क्रस्ट में होता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर के लेयर में होता है, इसलिए ये काफी लंबे जगह तक महसूस किया जाता है। जैसे दिल्ली में अगर अर्थ में गया तो दिल्ली में काफी या तो पूरे दिल्ली में फील होता है या फिर दिल्ली के काफी बड़े एरिया में फील होता है, तो अर्थ की क्रस्ट में होता है ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है। When the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrates. जब लिथोस्फीयर की लेयर मतलब अर्थ क्रस्ट पे जो पार्ट है वो मूव करता है तो क्या होता है, अर्थ में शेकिंग फील होती है या फिर अर्थ वाइब्रेट करती है। These vibrations can travel all around the world. कई बार
को कवर करते हुए इस पर बीम फेंकता है इस तरह से, ठीक है। अब ये जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ये अर्थ को, अब ये वाली पूरी अर्थ अफेक्ट होगी इससे यहाँ तक, ठीक है। ये इस तरह बढ़ती जाती है। जैसे आपने देखा होगा आप जब पानी में पत्थर फेंकते हैं तो कैसे बीम्स क्रिएट होती हैं, ऐसे, ठीक है। वो धीरे धीरे फैलती जाती है। सेम प्रोसेस अर्थक्वेक के साथ होता है। और देखिए जो फोकस होता है जहां से शुरू होता है, ये जहां पर एपिसेंटर होता है, एपिसेंटर होता है मतलब जहां पर ये अर्थ के उभार पर होगा, सबसे नियरेस्ट पार्ट, जैसे मान लीजिए इसका ये वाला पार्ट है, ये हो गया हमारा एपिसेंटर। यहाँ पर सबसे ज्यादा डैमेज होगा, सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ होगा, एपिसेंटर पर। और जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा ये वाला पार्ट इस डैमेज को कम एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि वेव्स की जो तीव्रता है, वेव्स की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये वेव्स की तरफ फैलता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पानी वाला एग्जांपल बताया वैसे फैलता है ये। और जैसे जैसे वेव्स दूर जाती जाती है इसकी तीव्रता धीमी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जो सबसे पास वाला पार्ट होगा वहां पर सबसे ज्यादा डैमेज होगा, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आप देखिए रिचर स्केल एक ऐसा मेजरिंग टूल है जिस पर हम अपने अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को intensity is measured by on Richter scale। देखिए और जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ जो होता है उस पर हम किसी भी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे इसको नापा जाता है। ये हमारा सीस्मोग्राफ, ठीक है। ये अर्थ का ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है। ये पार्ट है हमारा सीस्मोग्राफ, ठीक है। इसके ऊपर ये वेट लगा हुआ है और ये मैग्नेट लगी हुई है और इसको वायर से लटका दिया गया है और यहाँ पर एक पेन लगा हुआ है। आप देखिए ये मूवमेंट के साथ साथ ये रोटेट होगी और ये पेन और ये पार्ट भी रोटेट होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर वेट इसलिए लगाया गया ताकि हमें पता चल सके जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतना ज्यादा ये इसको खींचेगा, ठीक है। और मैग्नेट इसको हेल्प करेगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको सीस्मोग्राफ को यूज करते हैं और इसका यूजेज जो होता है वो नॉर्मल लोगों के लिए तो है ही नहीं। हम ऐसे बैठ करके अर्थक्वेक को नहीं नापते हैं, इसको नापने के लिए साइंटिस्ट होते हैं। जब भी आपने कभी देखा होगा अर्थक्वेक आता है तो न्यूज में एक खबर आती है कि 2.2 रिचर स्केल या इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, 3.2 रिचर स्केल का अर्थक्वेक आया है। तो ये इसकी इंटेंसिटी होती है। और 6 या 5 से ऊपर का रिचर स्केल पर अगर यूनिट आती है तो वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक आता है। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ भी है ये 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू हो सकती है रिचर स्केल में, ठीक है। और 2.0 या इससे लेस वाला अर्थक्वेक जो है वो सिर्फ फील होता है कि हाँ धरती हिल रही है, शायद अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। 2.0 से लेकर के 5.0 तक का जो इंटेंसिटी होती है वो डैमेज वाली होती है, ठीक है। इससे डैमेज हो सकता है, जैसे कि कुछ झोपड़ियां वगैरह गिर गई या कुछ सामान गिर गया, आपकी टेबल पर से सामान गिर
इस तरह की चीजें अगर होती हैं। और जो 2 पॉइंट से लेस होता है उसमें से फील होता है, आपको लगता है हाँ यार शायद धरती हिल रही है या शायद टेबल थोड़ी कांप रही है, मतलब टेबल में कंपन हो रहा है, इस टाइप की चीजें फील होती हैं। लेकिन 2.0 से 5.0 में डैमेज हो सकता है। कुछ छोटे मोटे घर जैसे कि जो कच्चे घर होते हैं वो गिर सकते हैं, ढह सकते हैं, इस टाइप से। 6 जो रिचर स्केल होता है इसको वेरी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मतलब ये आया तो आपके घर को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपने सुना होगा गुजरात में एक बार अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत ज्यादा हैवी नुकसान हो गया था, ठीक है। और 7.0 जो अर्थक्वेक होता है इसको मेजर फॉर्म माना जाता है, मतलब ये आ गया तो तबाही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अर्थक्वेक जब आता है तो हमें बता कर नहीं आता है। अर्थक्वेक से बचने के कुछ सिंपल स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके घर के आसपास कहीं ओपन एरिया है जहां पर आप जा करके खड़े हो सकते हैं, जहां पर आप जा करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। किसी भी छत के नीचे खड़े होना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो गिर सकती है, ढह सकती है। तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं ओपन स्पेस में जाएं। ओपन स्पेस मतलब ये नहीं कि घर के बाहर बरामदे में खड़े हो, नहीं, वो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओपन स्पेस लाइक गार्डन्स या फिर बिल्कुल खाली पड़ा एरिया, ठीक है, वहां आप जा सकते हैं टू सेव योरसेल्फ। उसके अलावा आप अगर आप घर में हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है तो टेक शेल्टर बिलो समथिंग स्ट्रॉन्ग, ताकि अगर ऊपर से कुछ गिरे तो वो हमारे हेड में कोई इंजरी ना दे, जैसे कि किसी टेबल के नीचे या फिर किचन काउंटर के नीचे। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, आप इनके नीचे अपने आप को कवर कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। किसी लिफ्ट में कभी भी ना जाएं, किसी भी जलती हुई चीज के आसपास ना रहें, और कांच और किसी भी ऐसी कोने नुकीली चीज के आसपास ना रहें जिससे आपको उसके गिरने से या उससे आपको हर्ट हो लग सके, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्थक्वेक। Okay, so this was all for today. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।